तो बात करें हम लोग यहाँ पे एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम यहाँ पे क्या होते हैं? एन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये समझो कि हमारा एक वर्ड होता है कैटालिस्ट, ठीक है? तो कैटालिस्ट का क्या मतलब है? देखो कैटलिस्ट बेसिकली हमारे केमिस्ट्री में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी रिएक्शन की रेट को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है? मतलब उसकी रिएक्शन को यहाँ पे फास्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है, ये हमारी यहाँ पे बॉडी में जो हमारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, या फिर कह सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो चल रही होती हैं, उनको यहाँ पे उनकी स्पीड को यहाँ पे बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंजाइम को क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट। जैसे कैटालिस्ट क्या करता है, हमारी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाता है, उसी तरीके से एंजाइम यहाँ पे हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो भी चल रही होती हैं जितनी भी, अब जैसे यार यहाँ पे कोई एंजाइम कोई नया वर्ड थोड़ी है, यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी साइकिल देखी, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल थी, ग्लाइकोलिसिस थी, ये सब क्या है? ये सिट्रेट सिंथेस, एकोनिटेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, ये सब क्या है? ये सभी तो हमारे एंजाइम है। तो इन्हीं को हम लोग को आज की वीडियो में देखना है। देखो ये सारे यहाँ पे यूज क्यों हो रहे थे, बेसिकली ये यहाँ पे जो है इस रिएक्शन को बढ़ा रहे थे, मतलब कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट की सिंथेसिस में जो हमारा एकोनिटेस यूज हो रहा है, तो ये क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे इसकी सिंथेसिस के रेट को बढ़ा रहा है, मतलब कि ये जल्दी होने दे रहा है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग देखें तो कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट एसिलरेट्स द केमिकल रिएक्शंस। एसिलरेट्स मतलब कि उसको बढ़ा देते हैं, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और परमानेंटली अल्टर्ड इन द प्रोसेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे जो हमारे एंजाइम होते हैं, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता है कि ये कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब ये बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए, ठीक है? सिर्फ रिएक्शन में कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, बल्कि पार्टिसिपेट करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के और ये अपने आप उसके बाद यहाँ पे अलग भी हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी काफी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। बाकी यहाँ पे एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज दे रेगुलेट द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विद इन सेल एंड टिश्यूज, allowing them to occur at rates necessary for metabolism, growth and survival। तो देखो सिंपल सी वही चीज है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए हमारा जितना एक नेसेसरी रेट होता है, तो उस नेसेसरी रेट को करने के लिए हमारा कौन हेल्प करता है? हमारे एंजाइम्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है? जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो एंजाइम्स क्या होता है भाई? ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, है ना, बिना कंज्यूम हुए। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सबस्ट्रेट होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मान लो हमारा सिट्रेट है, ठीक है? तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनने में हमारा एकोनिटेस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा जैसे अलग हो गया। उसके बाद जब आइसोसिट्रेट से हमारा अल्फा कीटोग्लूटाराइड बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हर एंजाइम यहाँ पे अपने सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट क्या होता है? देखो सबस्ट्रेट हमारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हमारे वो रिएक्टेंट होते हैं जिनसे हमारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसी से तो हमारा ये अल्फा कीटोग्लूटाराइड बन रहा है, तो इससे ये बनने में हमारा कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही एंजाइम यूज होगा, यानी ये एंजाइम यहाँ पे इस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी यहाँ पे दे आर जनरली हीट सेंसिटिव। तो देखो वैसे क्या होता है कि एंजाइम यहाँ पे जैसे मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल थोड़ी सी भी हीट नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन अगर ज्यादा हीट उनको दी जाए तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये यहाँ पे डीनेचर हो जाते हैं, मतलब ये खराब हो जाते हैं। उसके बाद एंजाइम्स आर जनरली रीयूजेबल एंड रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो वही चीज है कि यहाँ पे इनको हम लोग बार बार भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये चेंज नहीं होते हैं रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन में खुद नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बस उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम लोग देखें तो द टेम्परेचर एंड पीएच इन विच दे एग्जिबिट मैक्सिमम कैटालाइटिक एक्टिविटी इज नोन एज ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि हमारा वो टेम्परेचर और वो पीएच, ठीक है, जिसपे हमारा एंजाइम एक मैक्सिमम रिएक्शन देता है। अब अगर इससे भी बढ़ा दोगे तो यहाँ पे एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा। लेकिन वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच। उसके बाद यहाँ पे हमारे देखो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो लगभग सारे ही एंजाइम हमारे प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट जो हमारे कैटालाइटिक ऑफ आरएनए, ठीक है? तो जो हमारे आरएनए के कैटालिटिक में यूज होते हैं उनको छोड़ के यहाँ पे हमारा सारे ही एंजाइम्स यहाँ पे प्रोटीन नेचर के होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ पे काफी हाई देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में कुछ स्पेशल बातें। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के बारे में, तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकती हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब है कि मान लो हम लोग यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि एक टाइम तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास 4 एंजाइम है, ठीक है,
और हमारे पास मान लो 3 एंजाइम है, मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 ही सबस्ट्रेट है, तो 2 एंजाइम तो 2 के लिए यूज हो गया, लेकिन एक तो बचा रह गया। तो अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को 2 से यहाँ पे 3 बढ़ा दिया, तो ये भी यूज होने लगेगा और हमारी रिएक्शन जो है थोड़ा सा कह सकते हो बढ़ जाएगी, है ना, हमारा रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे चौथा सबस्ट्रेट भी बढ़ाएंगे तो हमारे पास एंजाइम तो 3 ही है, तो इसके बढ़ाने से अब इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक टाइम तक तो इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तो यहाँ पे भी देखो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मान लो पहले हमारे पास 3 ही एंजाइम थे, ठीक है, तो 3 सबस्ट्रेट थे, यूज हो गए। अब अगर हमारे पास चौथा एंजाइम भी आ जाएगा जो कि इस चौथे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाए, तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा और हमारी रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज है। अब अगर मान लो हम लोगों ने 5वां ला दिया लेकिन 5वां सबस्ट्रेट है नहीं, तो ये बेकार हो जाएगा। यानी वही चीज है कि ये दोनों के बढ़ने से एक टाइम तक हमारी कह सकते हो एक्टिविटी बढ़ती है, उसके बाद यहाँ पे मतलब कांस्टेंट हो जाती है। फिर टेम्परेचर, तो हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने पे क्या होता है कि हमारा कह सकते हो जो है मतलब एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच होता है जहां पे वो मैक्सिमम रिस्पांस देते हैं। बाकी हम लोग इनिबिटर्स की बात करें तो इनिबिटर्स को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी। तो इनिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देते हैं, मतलब या तो कम कर देते हैं या तो पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। एक्टिवेटर्स हमारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। और को एंजाइम्स, तो को एंजाइम्स को भी हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे अपने मेन क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा हो जाता है नॉमेनक्लेचर एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या था कि जैसे अर्ली डेज की बात करें तो जैसे एंजाइम्स को क्या हुआ था कि हमारे कुछ साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को। तो स्टार्टिंग में उनका नाम जो है उन साइंटिस्ट के ऊपर ही रखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि ये जो साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा जा रहा था, ना तो इनके पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन होती थी और ना तो इनके पास यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो साइंटिस्ट के नेम पे एंजाइम का नाम रखा गया, तो उस एंजाइम की ना तो फंक्शन का पता चल रहा था, ना तो उसकी प्रॉपर्टी का पता चल रहा था, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि उसके बाद यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कुछ अलग अलग बेसिस पे करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें तो हमारा कुछ नॉमेनक्लेचर जो है एंजाइम्स के आगे आईएन जोड़ के किया गया, जैसे हमारा पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। तो यहाँ पे अगर ये सारे एंजाइम आप लोग देखो तो यहाँ पे आईएन दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ज्यादातर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया, मोस्ट ऑफ द एंजाइम का नॉमेनक्लेचर हमारा जो है ए सफिक्स जोड़ के किया गया। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जितने भी एंजाइम है ज्यादातर आप लोग को जो है एंजाइम्स के लास्ट में आप लोग को ESE, ठीक है, ASE मतलब जरूर देखने को मिलेगा। जैसे हमारा हाइड्रोलेसेस, ठीक है, माल्टेस और टायरोसिनेस, ठीक है, और सुक्रेस। तो ये सारे एंजाइम्स हमारे यहाँ पे अगर आप लोग देखो मतलब जितने भी, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे देखो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस और सिंथेस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमारा फ्यूमारेस और यहाँ पे हमारा डीहाइड्रोजिनेस सिट्रेट सिंथेस। तो यहाँ पे जितने भी एंजाइम हम लोगों ने बाद में यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया गया, उनके आगे एस जोड़ के किया गया। लेकिन देखो यहाँ पे ये सारी चीजें भी चलो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर तो कर रही थी, लेकिन एक प्रॉपर क्लास में इनको नहीं क्लासिफाई कर रही थी। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारा आया आईयूबी। आईयूबी मतलब क्या होता है, आईयूबी मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने यहाँ पे 1961 में क्या किया, एक कमिटी को अपॉइंट किया, ठीक है। अब इस कमिटी ने क्या किया, इस कमिटी ने यहाँ पे एंजाइम की यहाँ पे डिटेल स्टडी करी, ठीक है, और उनको यहाँ पे, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे कुछ उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज पे किया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो सिंस 1964 द आईयूबी सिस्टम ऑफ नॉमेन एंजाइम क्लासिफिकेशन हैज बीन इन फोर्स। तो 1964 से हमें यहाँ पे आईयूबी क्लासिफिकेशन ही एंजाइम का देखने को मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग दिस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम को जो है हमारा 6 मेजर क्लास में क्लासिफाई किया गया। तो अगर हम लोग इन 6 क्लासेस की बात करें तो हमारा आ जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेसेज, ठीक है, ट्रांसफरेसेज, हाइड्रोलेसेज, लायासेसेज और हमारे यहाँ पे आइसोमरेसेज और लाइगेसेज। तो इन सबको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेसेज की हम लोग बात करें तो जैसे इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेसेज, यानी कि ये एंजाइम्स हमारे क्या करते हैं, ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस आ गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस आ गया। मतलब देखो ये हमारी एक क्लास हो गई, समझ रहे हो, और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आ जाएंगे, मतलब वो सारे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है ट्रांसफरेसेज, ठीक है। तो ट्रांसफरेसेज में हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारे क्या करते हैं, हमारे कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। जैसे हमारा हेक्सोकाइनेस हो गया, ट्रांस अमीनेसेज हो गया। तो ट्रांस अमीनेसेज को हम लोगों ने कहाँ देखा था, हम लोगों ने अपने यूनिट 3 में इसको देखा हुआ था। कहाँ देखा था आप लोग जो है, खैर यहाँ तो कमेंट कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको देखा था अपने ट्रांस अमीनेशन में,
ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था हमारा, ये ट्रांसफर कर रहा था अमीनो ग्रुप का। और हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोलिसिस को यहाँ पे क्या करता है, दे कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कह सकते हो वाटर की हेल्प से जब हम लोग ब्रेक डाउन कराते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा एंजाइम आ गया लाइपेस, प्रोटीएस, यूरेस, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमारा लाइसिस की बात करें तो लाइसिस हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे एडिशन कराता है या फिर रिमूवल कराता है कुछ ग्रुप्स का, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इसका एग्जांपल हमारा जैसे आएगा डी कार्बोक्सिलेस, एल्डोलेस, तो ये हमारे इसके एग्जांपल हो गए। और फिर हम लोग बात करें यहाँ पे अपने आइसोमरेसिस के बारे में। तो देखो आइसोमरेसिस हमारे क्या होते हैं, जो कि आइसोमर, अब जैसे आप लोगों को याद हो तो हमारा ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, हमारा यहाँ पे ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा था, तो हमारा कौन सा एंजाइम हो रहा था, आइसोमरेस, है ना। क्योंकि ये क्या, क्योंकि ये हमारे वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा कह सकते हो आइसोमर कराते हैं, ठीक है, बाई कैटालाइजिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्योंकि देखो आइसोमर में क्या होता है भाई, नंबर ऑफ यहाँ पे कह सकते हो जो भी एटम्स होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, बस उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। और लाइगेसेस की बात करें तो लाइगेसेस को हम लोगों ने कहाँ देखा था, हमारा डीएनए लाइगेस में। तो ये क्या करता है, दे आर द एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस द सिंथेसिस रिएक्शंस वेयर टू मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर यूजिंग एटीपी। तो हम लोगों ने इसको कहाँ देखा था, जो हमारा डीएनए लाइगेस था वो क्या कर रहा था, जो भी हमारे डीएनए के ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे उनको ज्वाइन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज हमें देखने को मिलता है।